बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 8वीं का अध्याय 5 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं कि पौधों एवं जंतुओं के संरक्षण में सबसे पहले दिया है कि पाठ की पूर्व तैयारी, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि इन बॉक्स में इनमें से छांट कर हमें क्या करना है, इन बॉक्सों में भरना है। तो इनमें से हमें पहले वाले बॉक्स में जंतु, वृक्ष, झाड़ियाँ, सूक्ष्म जीव को भर देना है और दूसरे वाले बॉक्स में प्रवास, संकटापन्न जीव, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और पुनः वन रोपण, इसको यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद आ जाते हैं पहला प्रश्न में सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो यदि वन लुप्त तो हो जाए तो क्या होगा? तो यदि वन लुप्त तो हो जाएगा तो वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। सेकंड है कि एक अभयारण्य में काला हिरन, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा घोड़ा क्या दर्शाते हैं? तो इसका आंसर उत्तर होगा कि संकटापन्न स्पीसीज को दर्शाते हैं। तीसरा है वनोन्मूलन की प्राकृतिक कारण है। तो वनोन्मूलन की प्राकृतिक कारण हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। दावानल और भीषण सूखा को दर्शाता है। पांचवा है कॉलम ए कॉलम बी से मिलान कर सही युग्म चुनकर लिखिए। तो कॉलम ए में लिखा है कि विशालकाय गिलहरी, पक्षी अभयारण्य, वनों की कटाई और उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन। इधर कॉलम बी में भारतपुर, मरुस्थलीकरण और स्थानीय प्रजातियां और वनोन्मूलन को दर्शा रहा है। अब इसको मिलान करना है कि विशालकाय गिलहरी क्या है? विशालकाय गिलहरी ये स्थानीय प्रजाति को दर्शाता है। पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है और वनों की कटाई वनोन्मूलन को दर्शाता है और उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर। पांचवा है वन्यजीव अभयारण्य के लिए निम्न में से कौन सा विशिष्टता मुख्य है? तो इसमें पहला है यहाँ प्राणियों को पिंजड़ों में बंद करके रखा जाता है। यहाँ वन्य प्राणियों को पिंजरे में सुरक्षित रखा जाता है। यह केवल पादप स्पीसीज के लिए संरक्षण के लिए होता है। यहाँ जानवर को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। तो इसका वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि यहाँ जानवर को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर में डी नंबर को लिख लीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ दिया गया शब्द है पेड़, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति जात, प्राणी जात, रेड डाटा पुस्तक और वनोन्मूलन। तो पहला में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ आपको भरना है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद दूसरा में वनोन्मूलन, तीसरा में रेड डाटा बुक,
और चौथा में यहाँ आपको भरना है वनस्पति जात और पांचवा में पेड़ों। अगला प्रश्न में आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना आप कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों और उनके आवासों के सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। यह संरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों को मानव गतिविधि से बचाते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं। तो तीसरा के उत्तर में इसको लिख लेना। अगला प्रश्न में आ जाते हैं। यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाएं तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके उत्तर में लिखना कि संरक्षित क्षेत्र न होने पर वन्य जीवों की कई प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न में आ जाते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों। तो छोटे प्राणी अधिक संवेदनशील होते हैं और पर्यावरणीय बदलाव को सहन करने में असमर्थ होते हैं। उनका भोजन और आवास भी सीमित होता है, जिससे उनके लुप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चों पांचवा के उत्तर में इसको लिख लेना। अगला प्रश्न है कि चिड़ियाघर और वन्यजीव अभयारण्य में कोई दो अंतर लिखिए। तो हमारा इसका ये पहला है और ये दूसरा है। पहला अंतर में लिखिएगा कि चिड़ियाघर में जानवर को कैद कर कर रखा जाता है, ये चिड़ियाघर का अंतर है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य में खुले और प्राकृतिक आवास में रहते हैं। दूसरा अंतर, चिड़ियाघर मनोरंजन और शिक्षा के लिए होता है, जबकि अभयारण्य संरक्षण और अनुसंधान के लिए होता है। अगला प्रश्न, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो हम अपने क्षेत्र में पौधे लगाकर, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करके और कचरे का सही निपटान करके हरियाली बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो सातवां के उत्तर में इसको लिखना, क्या मानव जाति भी जीव जंतु के लिए खतरा बन जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, मानव जाति जीव जंतु के लिए बड़ा खतरा है। वनों की कटाई, प्रदूषण और शहरीकरण से उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। इससे कई प्रजातियां लुप्त की कगार पर हैं। तो आठवां का प्रश्न ये रहा। फिर नौवां है, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी पर वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मनुष्यों पर अगर वन समाप्त हो जाता है तो मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मनुष्यों को देख लेते हैं कि मनुष्य पर वन समाप्त होने से वायु की गुणवत्ता में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन तीव्र होगा और खाद्य श्रृंखला में असंतुलन उत्पन्न होगा। इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी। अगला है पर्यावरण पर प्रभाव। तो पर्यावरण पर वन समाप्त होने से पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलित होगा, जल चक्र प्रभावित होगा और जैव विविधता घटेगा। मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन की समस्या भी बढ़ेगी। अगला है, यदि ध्रुवी भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वे अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा। उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा कि नहीं, ध्रुवी भालू ठंडे अंटार्कटिक वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। सतपुड़ा का गर्म वातावरण उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा।
जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहाँ उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। बताइए, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्र तक लंबी यात्रा करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो ये हमारा एक का उत्तर हो जाएगा। वे पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्र की यात्रा क्यों करते हैं? तो वे भोजन, मौसम और प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में यात्रा करते हैं। सी नंबर है, इन पक्षियों को उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के लिए साइबेरियन क्रेन हो गया, और ये साइबेरियन क्रेन और फ्लेमिंगो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। अन्य भी उदाहरण और हो सकते हैं, उनको भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 12, बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वन में से समाप्त हो रहे हैं, लेकिन वन्य जीव के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वन्य जीव के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों को सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन और शिकार के लिए प्रयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं। इन संरक्षित क्षेत्र में मानव गतिविधियां कम होती हैं, जिससे बाघों की आबादी बढ़ने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी एवं मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस परितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? जैसे यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाए तो क्या होगा? तो हरे पौधे समाप्त होने से शाकाहारी जीवन के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, जिससे उसकी आबादी घटेगा। यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करेगा। अगला प्रश्न है, यदि मांसाहारी जंतु की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ने पर शाकाहारी जीव का शिकार बढ़ जाएगा, जिससे शाकाहारी जीवों की संख्या घटेगी और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो क्या होगा? शाकाहारी जीव के समाप्त होने से मांसाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी। इससे उनकी भी संख्या घट जाएगी और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, परितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? तो सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थ का विघटन करते हैं। सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थ का विघटन करते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, वन अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ विशेषता है वन अभयारण्य का कि वन्य जीवों का संरक्षण, सीमित मानव गतिविधियाँ। राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है सख्त संरक्षण, मानव गतिविधियाँ प्रबंधित क्षेत्र होता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता का संरक्षण, तीन जोन अगला प्रश्न है कि अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, निम्न तालिका में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ जो संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो आपके ज़िले में अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो यहाँ आप लिख लीजिएगा
वन्य जीव अभयारण्य है तो यहाँ लिख लीजिएगा, और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है तो यहाँ रख लीजिएगा। यहाँ इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि कई ज़िलों में होता है और कई ज़िलों में नहीं होता है, तो ज़िले का आप किसी से पूछ कर या फिर कहीं से देख करके लिख लीजिएगा। लेकिन प्रदेश में होता है, प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, प्रदेश में वन जंतु अभयारण्य पन्ना नौरादेही में है, और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र रातापानी पचमढ़ी में है। और देश की बात अगर करें तो राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट रणथंभौर में है, और वन जंतु अभयारण्य कांजीरंगा भरतपुर में है, और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन नीलगिरी में है। अगला प्रश्न कि यदि विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज की खपत होती है, यदि पहला है कि यह विद्यालय अपने कागजों की प्रतिपूर्ति करना चाहे तो उन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधों को लगाना होगा। 1 टन कागज के लिए 17 वृक्ष को काटा जाता है। मतलब 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है, जिससे हमारा 1 टन कागज बनता है। और एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज की खपत होती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि यदि 1 टन कागज के लिए 17 वृक्ष, यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, तो वर्ष की जगह पे आप यहाँ वृक्ष को लिखेंगे, यहाँ से देख करके यहाँ वृक्ष को लिखेंगे। काटे जाते हैं तो 4 टन कागज के लिए 68 वृक्ष काटने होंगे, तो विद्यालय को प्रतिवर्ष 68 पौधे लगाने होंगे। पहला का उत्तर यहाँ से इसको लिखना। अगला कि विद्यालय यदि 50% कागज का पुनर्चक्रण करके उपयोग में लाया जाता है, तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिवर्ष लगाना होगा। तो यदि विद्यालय 50% कागज पुनर्चक्रण करता है तो उन्हें 4 के बजाय 2 टन कागज की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में 34 पौधे प्रतिवर्ष लगाने होंगे। तीसरा है विद्यालय कागज की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है। तो कागज की बचत के लिए विद्यालय निम्नलिखित विकल्प अपना सकता है। दोनों तरफ कागज का उपयोग करना, डिजिटल नोट्स और असाइनमेंट का प्रयोग, पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित करना, ये कागज की बचत के लिए विकल्प हैं। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट 1 में कि अपने क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो अपने क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय पौधे एवं जंतु हैं कि पौधों में आ जाएगा पीपल, नीम, बबूल, और जंतुओं में भारतीय मोर, नीलगाय और तेंदुआ। अगला है 12 नंबर का प्रश्न। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। यहाँ संरक्षित क्षेत्र स्थान किसका संरक्षण किया जाता है, फोटोग्राफ, पेपर कटिंग यहाँ लगा सकते हैं, और इसका रिपोर्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे राष्ट्रीय उद्यान स्थान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, किसका संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ लिखिएगा बाघ और बारहसिंघा का संरक्षण किया जाता है। यहाँ बाघ और बारहसिंघा का संरक्षण किया जाता है, और इसके यहाँ पेपर कटिंग या फिर फोटोग्राफ यहाँ लगा सकते हैं आप। और यहाँ रिपोर्ट में लिखिएगा बारहसिंघा और बाघ का संरक्षण होता है। अगला है कि वन्य जंतु अभयारण्य। तो वन्य जंतु अभयारण्य नौरादेही मध्य प्रदेश में है, और यहाँ विभिन्न जीव जंतुओं का संरक्षण होता है, और वन्य जीव की सुरक्षा और उनका संरक्षण आप ये रिपोर्ट में लिख सकते हैं। अगला है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है,
यहाँ जैव विविधता दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण होता है और इसके रिपोर्ट में जैव विविधता का संरक्षण ये आप लिख सकते हैं और यहाँ पेपर कटिंग जो भी आपको मिले वो लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट 2 में वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए। तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई के कारण शहरीकरण है, कृषि विस्तार है, उद्योग और कारखानों की स्थापना, लकड़ी और ईंधन की बढ़ती मांग और अवैध कटाई है। तो इसको प्रोजेक्ट 2 के पहला के उत्तर में आप इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न है वनों की कटाई वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो वनों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, वायु और मृदा प्रदूषण, वन्य जीवों का आवास नष्ट होना, जैव विविधता की कमी, बाढ़ और सूखे की घटनाओं में वृद्धि। बच्चों ये हमारा आज अध्याय 5 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।